नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हैं। कल इसके लिए वोटिंग होनी है, यानी कि 30 अक्टूबर को दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। 2 नवंबर को इसकी घोषणा भी की जाएगी कौन इस बार जीता है। लेकिन आपको बताएं कि इस बीच में असली टक्कर किसके किसके बीच है, क्योंकि जहां ये बातें कही जा रही थी कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने है, तो क्या कांग्रेस इस बार दंडवत हो गई है? क्या इस बार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में आरजेडी ने भाग लिया है, उस प्रकार से चुनाव प्रचार कांग्रेस करती हुई नहीं दिखाई दी है? तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी हो सकती है, आइए हम जानते हैं। हमारे सहयोगी रंजीत झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि कांग्रेस इस बार किस स्थिति में है। तो जी सर, बताइए कि कांग्रेस इस बार कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस बार सारी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं, जदयू हो, आरजेडी हो, एलजेपी हो, लेकिन कांग्रेस जहां कहा यह जा रहा था कि आरजेडी के एकदम सामने खड़ी है, इस बार आरजेडी को वो टक्कर देंगे, लेकिन उस हिसाब से तो कुछ दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे कि कांग्रेस प्रचार प्रसार भी नहीं कर रही है इस बार। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रचार प्रसार कर क्यों नहीं रही थी। खैर अब तो करना भी नहीं है, अब तो मतदान है, क्यों नहीं कर रही थी। दरअसल पूरा जो खेल है, बिहार की सियासत को अगर समझने की कोशिश करें तो लालू प्रसाद यादव के आने के बाद से तस्वीरें बदल गई। कांग्रेस के भक्त चरणदास को भगचोनहर क्या कहा गया, बिहार की सियासत में एक अलग ही खेल शुरू हो गया है। अब लालू प्रसाद यादव के आने के बाद देखिए तस्वीर कैसे बदली है। सोनिया गांधी का फ़ोन आया, लालू यादव ने बातचीत की और कांग्रेस जो भौकाल मचा रही थी वो भौकाल फुस हो गया। शांत पड़ गई कांग्रेस, खामोश हो गई कांग्रेस। कैसे कि आप ही कह रहे थे कि प्रचार प्रसार दिखाई नहीं पड़ रहा था। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, ये बड़ी मंडली जो है वहाँ से आई, कीर्ति झा आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे लोग पटना तक ही सीमित रह गए क्या? जब आए तो चुनाव प्रचार करने जाते ना। जिग्नेश और जो हार्दिक हैं ये पटना में ही अपना सम्मान समारोह करा करके निकल पड़े। कन्हैया कुमार गए भी तो नुक्कड़ करने गए, वो डफली वाला जो उनका होता है वो डफली लेके चले, पहुंच गए होंगे, नुक्कड़ किए और उसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। और कन्हैया कुमार कोई बड़ी रैली नहीं किए। नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? कांग्रेस की ज़मीन इतनी भी खराब नहीं है कि रैली में भीड़ ना आए। भीड़ तो कन्हैया कुमार को सुनने के लिए आ ही जाती। क्या कारण है कि कन्हैया कुमार कोई बड़ी रैली नहीं किए, नुक्कड़ करके, और उसके बाद ऐसे निकले कि जैसे लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में। तारापुर में कुछ है ही नहीं, कुशेश्वर स्थान में भी कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए तो ऐसा ही लग रहा था ना। लालू यादव जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार खुद ये कह रहे हैं कि लालू यादव हमको गोली मरवा देंगे। ये कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं जो हम कहे गोली मरवाएंगे वो तो खुदे मर जाएंगे। आखिर इस तरह के इस बयानबाजी के दौर में, रैलियों के दौर में कांग्रेस जो दमखम के साथ स्टार प्रचारकों की सूची बना करके मैदान में कूद पड़ी थी, क्या कारण हुआ? क्या प्रचार प्रसार में धीमे पड़ गए? कीर्ति झा आज़ाद के बारे में कहा गया कि वो कुशेश्वर स्थान पहुँचे थे और वहाँ पर रैली करने के बजाय अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझे। शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचारक की लिस्ट में नाम था, स्टार प्रचारक की लिस्ट में, वो भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कांग्रेस बैकफुट पर क्यों आ गई? इसका मतलब है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह समझ में यह बात आ गई कि बिहार में अगर हमको सत्ता की मलाई चखनी है तो अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से मुंह मोड़ने का वक्त नहीं है। अच्छा, एक जो बयान लगातार सामने आ रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, सुशील मोदी ने इस बयान को दिया था कि आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी तीनों साथ हैं और ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए जदयू का अलग अलग हुई हैं और अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई? बस यही बात जनता के मन में भी घर हो गई। जैसे यह खबर मीडिया में फैली कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी की बातचीत हो गई है, तभी से जनता के मन में यह बैठ गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आरजेडी की बी टीम के रूप में यहाँ पे काम कर रही है। तो कांग्रेस को वोट दे करके बर्बादी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता के मन में भी ये भ्रम फैला और कांग्रेस भी यही चाह रही थी कि दोस्ताना फाइट जो तेजस्वी यादव ने उस वक्त कही थी, तो वही कुछ हो गया। भक्त चरणदास की भक्ति साइड हो गई
वो भले ही भक्त चरण दास ने कह दिया कि अब हम लोकसभा में भी अकेले लड़ेंगे और कन्हैया कुमार के बूते उन्हें लगता है कि नैया पार हो जाएगी, या हार्दिक पटेल के बूते नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बिहार की सियासत कन्हैया कुमार के चेहरे पर नहीं चलती है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जैसे धाकड़ नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कि बिहार की जनता का नब्ज क्या है, वो उनके हिसाब से चलती है। तो लालू प्रसाद यादव का एक अपना अंदाज होता है। आज आप ही एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वह भगचोनहर और ऐसे कचूमर ऐसे शब्दों के बारे में बता रहे थे। महंगाई पे जो उनका तंज था कि अब कड़वा तिल सिर्फ कान में डालने के लायक ही रह जाएगा। तो ये सारी बातें उनको ज़मीनी नेता बनाती हैं और वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो रैलियाँ सभाएं उनके लिए फिट बैठ जाती हैं, लोगों की भीड़ उनके लिए आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार के लिए भीड़ नहीं आती, या कांग्रेस के नेता अगर एफर्ट लगाते तो भीड़ नहीं आते। दरअसल उन्हें एफर्ट लगाना ही नहीं था। अगर लगाना होता तो लगा रहे होते। स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट धड़ी की धड़ी रह गई और कांग्रेस जो प्लानिंग में थी कि अब कन्हैया मेरे पास है तो तुरुप का इक्का साबित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने सारे लोग तो गए, लेकिन कांग्रेस ने बस इसी वजह से पीछे रहना मुनासिब समझा कि उन्हें पता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी बिहार की ताकतवर पार्टी है और लालू प्रसाद यादव उसके स्तंभ हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को उनका साथ इस वक्त जरूरी है। अभी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले दम पर बिहार में कोई चुनाव लड़ ले और सरकार बना ले। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास के लिए ये अपशब्द यूज किया था कि भगचोनर हैं वो, तो क्या लगता है जब अब प्रदेश लेवल पे जब देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी में मतलब महागठबंधन, जैसे वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से हमारी बात होती है, प्रदेश लेवल पे किसी से बात नहीं होती है, तो क्या लगता है अभी प्रदेश में अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ आती है तो क्या पहले की तरह सामंजस्य बैठ जाएगी? सामंजस्य बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको देखते होंगे आप कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं किसी भी बातों पर कहते हैं कि फैसला, आखिरी फैसला आला कमान करता है। तो आला कमान का जो फैसला होगा उसी को मंजूर किया जाएगा। और सोनिया गांधी ने फ़ोन पर बात करने के बाद यही मुनासिब समझा कि हमें चुनाव लड़ना है। जब हमने चलिए मैदान में कूद गए, शंखनाद कर दिए थे, तो ऐसी परिस्थिति में यह भी नहीं कह सकते कि हम वापस बैठ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस सपोर्टर्स ने यह पूरा प्लानिंग कर लिया है कि वोट जो है आरजेडी को ही पड़े, जो एक विश्लेषण से यह समझ में आता है। नहीं तो ताकत झोंकी जाती, कोई ताकत कांग्रेस की यहाँ नहीं दिखे। इतने बड़े बड़े सूरमा के नाम लिखे गए और कोई भी सूरमा मैदान में दिखाई नहीं पड़ा। क्या कारण होगा? मतलब स्पष्ट है कि राजद के कैंडिडेट को ही समर्थन देना है, चाहे वो तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान में हो। यही चीज़ जो है पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव भी यही खेल किए हैं, क्योंकि आज देखेंगे कि प्रशांत किशोर पे जिस हिसाब से कांग्रेस के प्रति मोह माया दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति वो जो है भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो सारी बातों का एक ही सार निकलता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने में जुटे हुए हैं। ये खामोश तो मतलब वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होगा, वो राजद को जाएगा। और आप एक चीज़ देखिए ना कि कन्हैया कुमार के लिए एक मैसेज और भी है कि कांग्रेस को पता है कि अभी हम कन्हैया कुमार के नाम पर खेल जाते हैं उपचुनाव में तो कुछ होता तो नहीं, कन्हैया की बदनामी अलग हो जाती है अगर चुनाव हार जाते तो, खुद 4.5 लाख वोटों से हारने वाले। तो ऐसे लोग को अभी कांग्रेस बचा के रखना चाहती है और चाहती है कि कन्हैया का सही इस्तेमाल बड़े चुनाव में करें और वहाँ पर जाकर कन्हैया की ताकत का इस्तेमाल करें, उनके भाषण का प्रयोग करें, जनता को लुभाने की कोशिश करें। और यहाँ पे बिहार उपचुनाव में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जो सारे जो तालमेल बिठाए गए हैं, उससे यही स्पष्ट लगता है। और आज चुनाव से ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव कैसे 1-to-1 इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने एक और बयान दिया था कि हम कुशेश्वर स्थान में इसलिए उनको सीट दे देते ताकि वो हार जाते, जबकि पिछले चुनाव की अगर बात कर लें तो कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि कुशेश्वर स्थान में वो 6000 वोटों से हारे थे और तारापुर में आरजेडी 7000 वोटों से हारी थी। तो किस वजह से लालू प्रसाद यादव इस तरीके के बयान को दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे? आप कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ खड़े थे, समर्थन किसका प्राप्त था? आपको समर्थन तो राजद का प्राप्त था ना, और आप भी इतने अच्छे समर्थक थे, तो अब क्यों नहीं तारापुर में जाकर के उनको 7000 के मार्जिन को 5000 4000 पे आप लेके चले आए? नहीं ला पाए ना।
तो एक कोलैबोरेशन की लड़ाई है, आप गठबंधन में हैं और उपचुनाव में पहले से इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम दोनों सीटों पर लड़ेंगे, और लालू यादव ने कैसे कह दिया कि हम सीट हारने के लिए थोड़े ना दे सकते हैं। यही बात कांग्रेस को देर में समझ में आई, जब लालू यादव ने हुंकार भर दिया, जब कांग्रेस के भक्त चरणदास को इन्होंने खड़ी खोटी सुना दी, उसके बाद कांग्रेस की नींद खुली। राहुल गांधी को समझ में आया होगा, सोनिया गांधी को समझ में बातें आ गई होंगी कि लालू प्रसाद यादव से इस वक्त पंगा लेना सही नहीं है। सिर्फ तेजस्वी यादव होते मैदान में तब जो है ये थोड़ी देर के लिए जो है आंखें टेढ़ी कर सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आते ही सोनिया गांधी को समझ में आ गया कि वो आपसे भी बड़े पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं। तो लालू प्रसाद यादव की यही ताकत है कि वो अपने अंदाज से, अपने बयानों से और अपनी सधी हुई चाल से अगल बगल के लोगों को मात दे देते हैं। और इस बात को नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ये इस तरह के नेता हैं। तभी तो लालू प्रसाद यादव जब कहते हैं कि मुझे चाल के तहत स्कैम में फंसा करके मुझे लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिश हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो उस वक्त तो यह चर्चा भी होती है कि उस वक्त कई नेता आगे बढ़ गए थे, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, कई ऐसे लोग थे, सब लोगों ने दस्तखत करके बाद में इनके ऊपर एक केस खुलवाया गया। इनको अलग अलग एक एक स्कैम सेम अलग अलग मामले, अलग अलग कोषागार के अलग अलग केस चलाए गए और लालू प्रसाद यादव को अलग अलग मामलों में सज़ा होती रही। इस वक्त जमानत पर आए हैं, और जमानत पर आए तो इस वक्त एक मैसेज मार्केट में यह दिया गया कि लालू प्रसाद यादव अगर आएंगे तो वो जमानत के नियमों का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि उनको मेडिकल के आधार पर उनके बढ़ते उम्र को देकर के देखते हुए स्वास्थ्य के हवालों से उन्हें जमानत दी गई है। अगर वो रैलियां करते हैं मतलब उनको फिट माना जाएगा और उनकी जमानत पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मैसेज मार्केट में यह गया, तो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने प्लान में बदलाव करने की प्लानिंग की थी, लेकिन ऐन वक्त पे बिना डरे लालू प्रसाद यादव ने एक बार हिम्मत दिखाई और आ गए। और आ गए तो उन्होंने रैलियां भी कर दी, अभी मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं और एन वक्त पे कर रहे हैं कि आखिरी मौके पर अगर हम बात करेंगे तो यह भी वीडियो तो हर जगह फैलेगा, ये संदेश तो जाएगा, यहाँ लोग देखेंगे लालू प्रसाद यादव कह क्या रहे हैं। तो वोट का जो होता है वो बदलता है, और आज भी लालू प्रसाद यादव को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। तेजस्वी यादव को बल मिल गया, और तारापुर कुशेश्वर स्थान में भले ही जदयू मजबूत स्थिति में आपको दिखाई पड़े, लेकिन वहाँ के सियासी समीकरण में उलटफेर हो सकती है। जिस हिसाब से कुशेश्वर स्थान में मैं मुसहर के गणित को समझने की कोशिश कर रहा था, इस पर तो हम विश्लेषण हम कल भी करेंगे जब चुनाव हो जाएगा। तो जो बातें मैं सोच पा रहा हूँ, जो हमें ग्राउंड से इनपुट मिला है, उसके हिसाब से वो हम कल अलग एक एनालिसिस करेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि वो मुसहर वोट कहाँ गया और ये किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, जीत किसकी हो सकती है। ये तमाम एग्जिट पोल भी आएंगे और हमारा अच्छा, एक मतलब आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस दोनों विधानसभा सीट पर अगर वो जीत जाते, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, तो वो अपनी सरकार बना लेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई लग रही है, क्या हो सकता है ऐसा? उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मध्य प्रदेश का। देखिए, एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का देंगे, सही बात है, और हम लोगों ने इससे पहले भी कई विश्लेषण किए हैं, उसमें समीकरण को समझाने की कोशिशें की हैं कि लगता है कि सरकार पलटी जा सकती है। 2 सीटों की जीत के बाद जो है यह चीज़ें हो सकती हैं। जो कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन जब हमने अपने दर्शकों को बताया था, वो तो ये सरकार तो सपोर्ट पे ही चल रही है ना। अगर इधर उधर तोड़ने की थोड़ी कोशिश हो गई और ये 2 सीटों का अगर इजाफा हो जाता है तो सरकार पलट देने में कोई ये नहीं है कि नहीं पलट सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर करना होगा। जो पूरे समीकरण को हमने देखा, अगर 2 लोग भी अगर जीत के आरजेडी के खाते में चले जाते हैं तो ये महागठबंधन का जो पूरा समर्थन है, जो ओवैसी की पार्टी के लोग हैं, वो अगर मिल जाते हैं। अभी मुकेश सहनी लगातार यह कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव अगर में बुलाएंगे तो हम मिलने जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव अब खुद बिहार में मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो खुद बात करेंगे, चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें जो हैं बदल सकती हैं। और जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सरकार बदली जा सकती है, पलटी हो सकती है, तो यथासंभव अगर कोशिशें की जाएंगी तो हो सकती है। ये बिल्कुल दिखता है, क्योंकि इससे पहले के कई विश्लेषण में हमने ऐसी किसी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए तब हमने पूरे विश्लेषण को जोड़ा था। जो आंकड़ों के गणित थे, वो उस गणित को हमने समझने की कोशिश की थी। तो लग रहा था कि आरजेडी सत्ता में आ सकती है, लेकिन परिस्थितियाँ अब जो है थोड़ी और अनुकूल होती दिखाई पड़ती हैं और समय के साथ चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको सारी समीकरण को विस्तार से बताया है, अब कल चुनाव होने हैं और 2 तारीख को इसकी रिजल्ट भी आ जाएंगे, वो भी अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार किस पार्टी की जीत होती है और कौन वहां अपनी सत्ता बना पाती है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।